सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है और ये क्लास नंबर 2 बाय जायसवाल है। सर आपके पहली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में से आप लोगों को जितना भी फीडबैक है आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कर सकते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न की, आज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, स्कवेंजर, डिकम्पोजर या ओमनीओर कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अनमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए। स्कवेंजर कहा जाता है। मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। स्कवेंजर जो होते हैं साथियों वह आपका मांसाहारी भी हो सकता है, ठीक है, और आपका जो है शाकाहारी भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और स्क्वेंजर वे दोनों जीव जंतु हो सकते हैं मांसाहारी शाकाहारी जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं मृत पेड़ पौधे का अपना को है जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध, ये स्क्वेंजर के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है साथियों? जीवाणु कवक है, जीवायु है, मृदा व जल है या पक्षी हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का जो अपमार्जक कहलाता है वह जीवाणु और कवक कहलाते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए जीवाणु और कवक। दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे जीव जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं ये अपमार्जक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सफाई कर्मी भी कहलाते हैं। जी हाँ, प्रकृति के सफाई कर्मी भी यह कहला जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जैविक घटक बताइए? पादप है, मृदा है, पशु है या जल हो जाएगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए साथियों निम्न में से जो जैविक घटक कहलाता है, जैविक घटक हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पादप और मृदा, पशु और जल, ये जो दिए गए हैं ये आपके जैविक घटक क्यों नहीं होते हैं? देखिए साथियों पादप जैविक घटक इसलिए है क्योंकि जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु, मृदा ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे पशु दिया गया है तो पशु भी आपका एक जैविक घटक है। आपने सोचा होगा पशु के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है। और ये भी आपको समझाना चाहता था इस प्रश्न का इस ऑप्शन पे डालने का कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन होता है वो इन्हीं प्रश्न पर आपका फिर क्लियर होता है। तो यहाँ पे जो पशु दिया गया पशु भी जैविक में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए। मृदा, जल और आपका अगर वायु होता है, यहाँ पे वायु अगर दिया रहता, वायु ऑप्शन था लेकिन वायु हटाकर हमने पशु इसीलिए किया है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का अर्थ समझ में आ सके, कैसे स्कोर की वृद्धि और कमी होती है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन की अगर बात करें वैसे पादप और पशु दोनों हो जाएंगे, लेकिन पादप सही होगा, यहाँ पे वायु था, ठीक है। तो जो यहाँ पे पादप सही करेंगे वो सारी चीजें आपको पूरा नंबर मिलेगा। साथ ही साथ आपको पता है इंपॉर्टेंट हम परीक्षा के जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो जो सभी उपभोक्ताएं होते हैं उसमें परपोषी गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण पाया जाता है। जो प्रश्न हम ऑप्शंस नहीं दे सकते उनको डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को भी द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। साथ ही साथ वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। जी हाँ, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, उनको सर्वभक्षी कहा जाता है। अगला है प्रकृति का मेहतर। प्रकृति का मेहतर या प्रकृति का सफाई कर्मी या स्क्वेंजर कौन कहलाते हैं? जीवाणु, कवक हम आप बता चुके हैं जो एक अपघटक होते हैं, इनको स्क्वेंजर कहते हैं। प्रकृति का मेहतर करते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित कौन करता है? तो ये अपघटक जो होते हैं जीवी और अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन बॉन्डिंग करते हैं।
अगला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसे होती है? ये सी टेट में कई बार पूछा गया है, अदर टीटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो एक ही दिशा में, जी हाँ, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह सदैव एक ही दिशा में होता है। अगला, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित कौन करता है? वह कहलाता है खाद्य जाल। इसी के साथ ही आपका अगला पॉइंट है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो कई पथों से खाद्य जाल में गुजरता है। इसी के साथ ही बात करेंगे अगले प्रश्न की, 4th नंबर प्रश्न की। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सभी कमेंट कीजिएगा। तो हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? वह कहलाता है नाइट्रोजन, लगभग 78%। इसके बाद 21% आपका ऑक्सीजन का आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। कौन जीवी कारक नहीं है? तो हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये तीनों जो है जीवी कारक होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वृद्धि होता है। लेकिन पत्थर जो है या चट्टान कह सकते हैं, ये हमारा कौन सा? अजीवी कारक हो जाता है। देखिए, जीवी कारक किन्हें कहते हैं? वे जिसमें जैसे श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन होता है, ये क्रियाएं जो करते हैं, श्वसन, निषेचन और उत्सर्जन, ये 3 क्रियाएं जो करते हैं वह जीवी कारक कहलाते हैं। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे जीवी कारक है, और चट्टान सभी लोग जानते हैं एक अजैविक कारक है। और ये प्रश्न ट्रिपल आर के मशहूर है, सभी लोग जानते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, ट्रिपल आर है। ये लगभग हर सीटेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है, अदर स्टेट लेवल में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वह होता है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। क्या होता है? 3R से कम उपयोग होता है, पुनः चक्रण होता है और फिर पुनः उपयोग होता है। मतलब रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूज मतलब होता है कम उपयोग, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण, और यूज मतलब पुनः उपयोग। और आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं वन मंत्रालय ने 1992 में एक नीतिगत बयान में 3R घोषणा की थी। प्रश्न आ सकता है कि 3R की घोषणा जो है पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से या पर्यावरण मंत्रालय ने कब की? तो पर्यावरण मंत्रालय ने 3R की घोषणा 1992 में की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वह किस प्रकार होगा? तो कोई भी मेढक टिड्डे को खा रहा है, टिड्डे को, देखिए टिड्डा जो होता है पेड़ पौधों को खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, टिड्डों को खाने वाला मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। तो राइट ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। 3rd वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है पृथ्वी में कौन सा है? क्या वह आपका रेगिस्तान है, वन है, समुद्र है या कृषि भूमि है? देखिए, अगर पृथ्वी पूछा जाता है तो पृथ्वी में सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह होता है समुद्र। ठीक है, अगर स्थल में पूछा जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? सभी बताइए। अगर यहाँ पे दिया जाए कि स्थल में सबसे पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा स्थल में कौन सा होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर स्थल पूछा जाता है तो क्या करेंगे? जो हमने इसके पहली क्लास की है उसके इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया भी था, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपने पहली क्लास हमारी ज्वाइन की होगी पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी की, इंडी स्क्रीन पर हम दे देंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखेगा। जब आप क्लासेज बाई डेली क्लासेज अटेंड करते हैं तो तैयारी आपकी पूरी होती है, और सभी लोग जानते हैं ईवीएस में 30 में से 30 लाना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 150 में से अगर 125 प्लस के स्कोर प्राप्त करना है तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। साथियों, मानव पर्यावरण संबंध एक किसकी संकल्पना होती है? तो जो मानव पर्यावरण का संबंध होता है वह एक क्या ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, या ये सभी हो जाएंगे? आपका एक एक कमेंट, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, प्रत्येक शेर शेरनी का, प्रत्येक शिक्षक बंधु का कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है। 20 में से आपको क्या स्कोर है आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। साथियों, मानव पर्यावरण जो संबंध होता है किसकी संकल्पना कहलाती है? वह एक धनात्मक संकल्पना कहलाती है। किसकी? एक धनात्मक की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो दूसरी तरफ यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप क्यों होते हैं? आपने देखा होगा प्रथम जो हरे पेड़ पौधे के प्रथम जो कड़ी होती है खाद्य श्रृंखला की वह क्यों होते हैं?
इसका रीजन यह है कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। लगभग 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जो है पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? देखिए, ऐसी आपदा जो पर्यावरण ह्रास मतलब पर्यावरण की कमी के कारण जो आपदाएं आती है, वह आपदा कौन सी है? क्या वह भूस्खलन है, वनों की आग है, बाढ़ एवं सूखा है, या ये सभी हो जाएंगे? सभी बताइए। देखिए, पर्यावरण की कमी मतलब पेड़ पौधों की कमी की बात करेंगे। हमारे चारों तरफ की जो आवरण है वही तो इन्वायरमेंट पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी आपदा जो पर्यावरण की कमी से कारण उत्पन्न हो, पर्यावरण के ह्रास के कारण उत्पन्न होता है, वह कहलाता है बाढ़ एवं सूखा। क्यों कहलाता है, आइए इसका रीजन भी जान लेते हैं। सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सारी चीजें किसकी प्राकृतिक आपदा कहलाती है? ये कहलाती है, सभी लोग जानते हैं, पर्यावरणीय ये अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। और ये कई प्रकार की आपदाएं आपके स्क्रीन पर आती हैं जो आप पढ़ रहे हैं। इनमें से कौन मानव और पर्यावरण का एक घटक नहीं है? हम सभी जानते हैं कि धर्म, समुदाय, परिवार, जहाँ पर हम रहे हैं यहाँ पे धर्म है, समुदाय है, परिवार है, ये मानव पर्यावरण के घटक कहला जाते हैं। जो भूमि है ये मानव पर्यावरण का घटक नहीं होता है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ परिवार, फैमिली होता है, समुदाय, समाज होता है, धर्म होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर ये प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मानव पर्यावरण घर, परिवार, धर्म, समुदाय, मेला, उत्सव, तीज, त्योहार, ये मानव अर्थात सामाजिक पर्यावरण के घटक कहला जाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भैया? तो आप सभी जानते हैं, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ये सभी जानते हैं। बहुत ही सरल इजीली प्रश्न है कि पर्यावरण के जो अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सारे आते हैं। क्योंकि हमारे चारों तरफ ये सारी चीजें विद्यमान है, उपलब्ध हैं, तो हमारे चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। जब चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊर्जा का पिरामिड होता है। हम सभी जानते हैं ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव साथियों सीधा होता है। किस प्रकार से होता है? सदैव सीधा होता है। इसके बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया साथियों कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो उदाहरण कहलाता है, वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृत पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, वे हमारे वनों की कटाई भी है, शिकार भी है और निर्माण कार्य भी है, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सामाजिक संस्कृत पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके विद्यमान हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? देखिए साथियों, सभी जीव, भू आकृतिक कारक और जलवायु कारक, ये तीनों जो है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। इसलिए ये सभी जो वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25, 30, 50 या 10? सभी बताइए। आप सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का जो 10% का नियम आपने सभी पढ़ा होगा। 10% का नियम किसने दिया है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको सभी को पता होगा, या आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो अवश्य पता होगा। पोषण स्तर का ऊर्जा का जो है, एक पोषण स्तर का दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% भाग जो है स्थानांतरित होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने कब दिया था? 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले जाते हैं और अपने से आगे के लिए केवल 10% ही छोड़ जाते हैं। अगला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, एक दिशी होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला जो है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में अर्थात एक दिशी होता है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है?
वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु भजन। जब भी देखिए प्राथमिक स्रोत की बात करें, परितंत्र की बात करते हैं, एक ही बात आता है, वह आप है सनलाइट, सन ऑफ सरदार, सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पौधे द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य कहलाता है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जल मंडल या सौर मंडल? या आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है, या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है 20 नंबर क्वेश्चंस कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि टॉप 20 में से इस क्लास में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपका फीडबैक कितना है। चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 में से 20 आए, आपको अवश्य कमेंट करना है। क्योंकि जब तक हम अपनी कमी को छिपाते रहेंगे, हमारे अंदर कमियां अवश्य रहेंगी। जब हम अपनी कमियों को दिखाते हैं, उभारते हैं, तो उस पर फिर रिजल्ट आता है, उन कमियों पर जीत पाते हैं। और अपने कमियों पे जीत पाना, अपने कमियों पर निखारना है, अपने कमियों को कमी करना है, तो अवश्य आपका फीडबैक शेयर होना चाहिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।